नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सीतापुर जेल में आजम खान से शिवपाल यादव की मुलाकात जारी है। पिछले 20 मिनट से जारी है आजम शिवपाल की मुलाकात। अखिलेश से नाराजगी के बीच आजम शिवपाल की मुलाकात सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे हैं शिवपाल यादव। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं। तौकीर, सपा के करीबी माने जाने वाले शिवपाल यादव अब आजम खान से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंचे हैं। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए 2022 चुनाव के जब परिणाम आए थे उसके बाद ही आजम खान को लेकर सियासत हो गई थी, क्योंकि उनके समर्थकों ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो अल्पसंख्यक लोग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे हैं, उनकी इशूज नहीं उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं आजम खान को खेलने में लाने के लिए काफी सक्रिय नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी भी मिलने पहुंचे थे, उनका परिवार ने, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की लोग भी पहुंचे थे, तस्लीम पासवान आजम खान थी। और आज कल शिवपाल यादव से हम लोगों ने बात की थी तो शिवपाल यादव काफी नाराज नजर आ रहे थे अखिलेश यादव से, और उन्होंने कहा कि आजम खान पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को थोड़ा सा अलग थलग करने की तैयारी में जुट रहे हैं ऐसे नेता। और शिवपाल यादव ने अगर बात करें तो काफी नाराज थे अखिलेश यादव से, और उनका ये कहना था कि करेंगे। तो फिलहाल आजम खान की मुलाकात आने वाले जो चुनाव है 2022 की लोकसभा में उसके लिए महत्वपूर्ण माने जा रहा है, क्योंकि अगर ये नेता अलग होते हैं समाजवादी पार्टी से तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो फिर क्या ये मुलाकात अभी भी चल रही है? करीब 10:30 बजे से ये मुलाकात शुरू हुई थी, करीब 10-15 मिनट से, और अभी भी शिवपाल यादव जेल के अंदर ही है। माना जा रहा है करीब 15 मिनट और अभी उनको लगेंगे, और उसके बाद वो निकलते हैं। देखना होगा कि वो कुछ बयान देते हैं या नहीं देते हैं। फिलहाल जिस पर कुछ संकेत दिए थे शिवपाल यादव ने, तो उनका ये मानना था कि वो ऐसे कई नेता जो समाजवादी पार्टी से नाराज है उनको अपने खेमे में जरूर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी मॉरिशस के पीएम के साथ बैठक करने जा रहे हैं। यूपी से व्यापार और दूसरे अहम मसलों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर है मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ। 11:15 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे मॉरिशस के पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता रहे हैं। मॉरिशस के पीएम से मुलाकात करने वाले हैं आज जो सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द्विपक्षीय वार्तालाप हो सकती है। यहां पर नेता आपस में द्विपक्षीय वार्तालाप कर रहे हैं। मॉरिशस के पीएम का काफी जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हर पैमाने पर खरा उतरने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से आज सीएम मुलाकात कर सकते हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यह मुलाकात द्विपक्षीय भी हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, और इस बैठक में, इस मुलाकात में किस तरीके की बातचीत हो सकती है दो बड़े नेताओं के बीच में? देखिए ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा वाराणसी की जो परंपरा है, काशी में जो कहा जाता है अतिथि देवो भव, उस तरह पे मैं दिखाना चाहूंगा फिगर के माध्यम से कि कैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तमाम संस्कृति सभ्यता जो होती है काशी में, उस तरीके से दर्शाया जा रहा है। काशी की जो परंपरा है, काशी की जो अद्भुत अलौकिक चीजें हैं, वो दिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है, तमाम परंपराएं हैं ये। और इन चीजों को देखिए, ये परंपरा देखिए, ये डांस, ये राजस्थानी डांस किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो काशी की अतिथि देवो भव वाली ताकत है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके से मॉरिशस के प्रधानमंत्री का देखिए स्वागत किया जा रहा है। रोडों पे ये नृत्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को काशी की परंपरा दिखाई जा रही है। काशी की संस्कृति जो छवि और छटा कही जाती है वो देखने को मिल रही है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री। सुरक्षा के लिए लिहाज से दिखाया जाए तो देखिए पूरी प्रोटेक्शन फोर्स लगा दी गई है, जगह जगह ब्रैकेट कर दिया गया। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में एक साथ निकलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे खजुरी, जहां पे एक इनॉग्रेशन होना है, स्कूल का उद्घाटन होना है, उसको मुख्यमंत्री करेंगे। और जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश सरकार की, राज्यपाल क्षमा चाहूंगा राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, वो भी बैठक में मौजूद थी। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेके बात की गई है और कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको मॉरिशस और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को रखा गया है। वाराणसी की जो काशी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उसको दिखाया गया है। 3 दिन से लगातार मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी के घाटों पे अवलोकन कर रहे हैं, काशी को दिखा रहे हैं कि काशी क्या है, काशी कैसी है। तो कहीं न कहीं इन चीजों को दिखाया गया और आज मुख्यमंत्री उसे मूर्त रूप दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठक किए हैं, काशी की जो चीजें हैं उसे दर्शाया गया है, बताया गया है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो निकल के आएंगी मॉरिशस और भारत के रिश्तों के लिए एक अहम होगी। ऋषभ, धर्मेंद्र, इसके अलावा आप बता रहे हैं कि और भी नई चीजें निकल के आएंगी। दो बड़े नेता जब आपस में मुलाकात कर रहे हैं और द्विपक्षीय वार्तालाप इसको कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो संबंध है और तगड़े भी हो सकते हैं इस मुलाकात के बाद। बिल्कुल ऋषभ, मैं बताना चाहूंगा इसके पहले भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो थे वो आए थे और 2 दिवसीय दौरे पे वाराणसी में रहे थे। यहाँ पे उन्होंने प्रवास किया था और काशी को जाना था, काशी को देखा था। और इस बार वो अपने पिता के अस्थि कलश को विसर्जित करने के लिए स्वतः वाराणसी आए, गंगा में अस्थि विसर्जन कलश लेकर आए, अस्थि विसर्जन किए, काशी विश्वनाथ का दर्शन किए, काशी के घाटों को उन्होंने देखा। तो जो काशी की परंपरा है उसको काफी नजदीकों से उन्होंने झांका, देखा। और कहीं न कहीं उनकी जो मेंटेलिटी है, जो मानसिकता है, कल देखने को मिली थी। वो जो घाटों पे गंगा आरती देख रहे थे, तो कहीं न कहीं कुछ और बड़ा होने की उम्मीद लग रही है। जो आज बैठक हुई है काफी अहम और आम और खास मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को लेकर मॉरिशस कुछ बड़ा कर सकता है और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होने के आसार है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दोनों देशों में अब और ज्यादा मजबूती आ सकती है इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई। इस मामले में अब समाजवादी पार्टी ने भी जहांगीरपुरी में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है। जहांगीरपुरी इलाके में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में आज समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद शफीकुर रहमान वर्क, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, सांसद ST हसन, राज्यसभा सांसद विभंबर प्रसाद निषाद और पूर्व सांसद जावेद अली खान हैं, जो दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। गाजियाबाद स्कूल से मासूम की मौत पर आज से जांच तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लेकर दिए हैं सख्त निर्देश। स्कूल बसों की फिटनेस की जांच हो, ऐसा आदेश सीएम योगी का है। दोषियों के साथ परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो। आरटीओ से ली जाएगी स्कूल बस की जानकारी। मामले में ARTO और RI हो चुके हैं निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मासूम की मौत के बाद सीएम एक्शन मोड में और उसके बाद उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गाजियाबाद बस हादसे के मामले में कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। मामले में 2 ARTO और 1 RI निलंबित किए गए हैं। संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय हो, ऐसा आदेश सीएम योगी ने दिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। तस्वीरों में हम बता रहे हैं, मासूम की मौत के बाद परिजन हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हो रही है, जिसके बाद प्रशासन समेत सीएम योगी भी एक्शन मोड में है और अब तमाम जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। गाजियाबाद में इंसाफ के लिए कार्रवाई के लिए बच्चे के माता पिता ने बीते दिन मोती नगर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान SDM उनको धमकाते हुए दिखी। एक बेबस मजबूर मां को उंगली उठाकर धमकाती गाजियाबाद में मोती नगर की SDM शुभांगी शुक्ला है।
दरअसल 10 साल के अनुराग मेहरा ने जब स्कूल बस की खिड़की से सिर बाहर निकाला तब पोल से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दुखी मां पिता प्रशासन के विरोध में थाने के सामने धरने पर बैठ गए। इनकी मांग थी कि मामले को प्रशासन संज्ञान में ले। बस अपनी फरियाद को लेकर थाने पहुंचे बच्ची के माता पिता को एसडीएम ने धमका डाला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कोई चीज समझती नहीं हो यार, समझे कोई चीज समझाओ मैम, समझाओ कितनी बार समझाओ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हैदर अली लाइव जुड़े हुए हैं। हैदर अली, जिस तरीके से एसडीएम जो प्रताड़ित महिला है, जो माता पिता हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खो दिया है एक दुर्घटना के चलते, वो फरियाद लेकर थाने पहुंचते हैं और धरने पर बैठते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, धमकाया जाता है, उंगली दिखाकर ऊंची आवाज में बात की जाती है, बजाय इसके कि उन्हें समझाया जाए, उन्हें प्यार से समझाकर यह मामला शांत कराया जाए। उल्टा अधिकारी ही चिल्ला चौट कर रहे हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जैसे कि देखिए ऋषभ, ये कल का मामला है जब कल पुलिस प्रशासन ने मैनेजमेंट का स्कूल मैनेजमेंट के जो मैनेजर थे उनको छोड़ दिया था पूछताछ करने के बाद। तो इससे कहीं ना कहीं जो परिजन थे वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए और उन्होंने थाने के बाहर जो हाईवे है उसको जाम कर दिया था। जिसके बाद ये शुभांगी शुक्ला जो वहाँ के एसडीएम है उनका ये बर्ताव देखने को मिला जो हमारे कैमरे में कैद हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा जो है, इनके परिजनों का खासकर यही आरोप है स्कूल मैनेजमेंट पे, क्योंकि बच्चा अपने घर से सही सलामत निकला था और जब यहाँ से जा रहा था तो कहीं ना कहीं जब बच्चे ने सिर अपना बाहर निकाला तो जो स्कूल बस थी जिसका मेंटेनेंस नहीं था, जो सड़क पे चलने के लिए पूर्ण तरीके से पाबंद थी, जिसको पाबंदी लगा रखी थी, वो बस खुलेआम मौत की सौदागर बनकर घूम रही थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई। इसके परिजनों का आरोप यही है कि स्कूल मैनेजमेंट ने उनसे ये बात छुपाई और ये कहा गया कि उस बच्चे को उल्टी लगी, जिसकी वजह से उस बच्चे ने उल्टी से सर बाहर निकाला। लेकिन बात यही आती है कि जिस तरीके से वो पीड़ित परिवार है जो अपने बच्चे को खो चुका है, ऐसे में उनको प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन एसडीएम का रूप जो है वो कहीं ना कहीं एक नाकाबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उससे व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनके और पीड़ा को बढ़ा देगा। वही अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में सहायक परिवहन अधिकारी जो है उनको योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ना कहीं ये पाया है, क्योंकि 1800 गाजियाबाद के अंदर स्कूल बस है, स्कूल वाहन है जो 1800 है, इसके अंदर से लगभग 700 ऐसे हैं जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनको पूर्ण तरीके से गाजियाबाद की सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन जो ये आरटीओ और आरआई सस्पेंड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, इनकी जवाबदेही इसी में ये बनती थी, क्योंकि इन्हीं की शय पर ये जो रोड पर खुलेआम घूम रही थी। जिस बच्चे की मौत हुई है, जिस वाहन से, स्कूल बस से, उसका भी मेंटेनेंस नहीं था, उसकी भी फिटनेस नहीं थी, जिसकी वजह से ये हादसा हो पाया। और बिल्कुल मुख्यमंत्री अगर तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बस का फिटनेस नहीं था, जिस वजह से वो मौत की सौदागर बनकर बस घूम रही थी, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन के भी अब सीएम ने आदेश दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग संतों, पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के हित में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प के वादे के अनुरूप सीएम योगी ने प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से संत समाज बेहद खुश है। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के मठाधीश स्वामी बलवीर गिरी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत सराहनीय है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। विचार विमर्श जो था ये प्रयागराज की खुशहाली के लिए था। मैं यहाँ के शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसमें हमारे सारे धर्म गुरुओं को, सभी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो जितने भी हम सभी लोगों को बुलाया गया, हमने अपने अपने विचार रखे हैं और इन विचारों पे हम सभी को भी ध्यान देना चाहिए कि आगे भी किस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए हम सभी पहले तैयार हों। मैंने यहाँ प्रशासन में एक और जानकारी भी दी है पर्सनली तौर पर कि आप सभी एक ग्रुप बनाइए जिसमें हमारे सारे धर्म के अनुयायी सम्मिलित हों और उसमें अपने अपने विचार रखें। जहाँ पर किस तरह की घटनाएं होती या कहीं किस तरह कोई घटनाएं घट रही है तो पहले अवगत कराएं शासन को। और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से 20 मई तक आ सकता है यूपी का बजट।
वित्त विभाग 2022-23 के बजट की तैयारियों में जुटा है। मई के दूसरे पखवाड़े में बजट प्रस्तुत करने की योजना बनाई जा रही है। 6.5 लाख करोड़ रुपए के करीब यूपी के बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी का बजट जल्दी लाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास। बिजली कटौती और पेयजल संकट के विरोध में उपवास। 11 बजे से 12 बजे तक हरीश रावत रखेंगे मौन उपवास। उत्तराखंड प्रदेश का सस्ती बिजली एडवांटेज था, लेकिन अब गायब हो चुका है। ऐसा कहना है कि हरीश रावत का सरकार केवल उपचुनाव की सीट के सत्यापन में व्यस्त है, ऐसा दावा है हरीश रावत का। बिजली को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कंबोज जुड़े हुए हैं। अजीत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कुछ घंटे का मौन उपवास भी रखने वाले हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जितने भी उन्होंने चुनावी दावे और वादे किए थे वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित थे। अब बिजली को लेकर वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड को जरूर कहा जाता है, लेकिन जो ताजा हालात उत्तराखंड में बन रहे हैं, लगातार बिजली कटौती हो रही है। ऊर्जा विभाग को अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली यहां पर खरीदनी पड़ रही है, जिसके चलते बिजली कटौती लगातार जारी है। 3 से 4 घंटे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यहां पर बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीण जो है, सीधे तौर पर खेत खलियानों की बात की जाए तो वहां पर ट्यूबवेल्स को संचालित करने के लिए बिजली भरपूर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे से 12 बजे तक लेकर मौन उपवास करने का फैसला किया और साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि जो ऊर्जा हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकती थी वो सीधे तौर पर उत्तराखंड प्रदेश के ना तो जनता को मिल रही है, ना ही किसानों को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कई तरह की दिक्कतें यहां पर बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारियों के लिए। हरिद्वार जिले के सभी विपक्षी विधायक एकजुट होने लगे हैं। रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत, विधायक ममता राकेश, फरकाम अहमद, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बैठक की, जिसमें प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। ये सभी विधायक जल्द ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी से मुलाकात करेंगे। विधायकों ने सरकार को एकजुट होकर घेरने की तैयारी कर ली है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।